नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों की व्याख्या। भाजपा की स्थापना दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने हितों के लिए अडिग रहता है भारत। आज दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता। कोरोना काल और यूक्रेन संकट के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत एक अहम शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत की इस बढ़ती शक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो विरोधी ध्रुवों के बीच बंटी दुनिया में भारत मानवता की बात करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति का परिवार भक्ति बनाम देशभक्ति के रूप में उल्लेख किया। कहा कि केंद्र व राज्यों में कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ परिवार के हितों के लिए काम करती हैं। परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाने और इसे चुनावी मुद्दा बनाने का श्रेय भाजपा को देते हुए उन्होंने कहा कि इन दलों के प्रभुत्व वाले राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन्हें परास्त नहीं कर देते। राज्यसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजनीतिक बंदियों के नहीं लिए जाएंगे बायोमेट्रिक नमूने। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक की सिर्फ खामियां गिनाने और एक भी उपयोगी सलाह नहीं देने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। साथ ही राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने भरोसा भी दिया कि राजनीतिक बंदियों के बायोमेट्रिक नमूने नहीं लिए जाएंगे और प्रस्तावित कानून से ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट को भी बाहर रखा जाएगा। सरकार के हर काम को शंका की नज़र से नहीं देखने की सलाह देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को लाने का एकमात्र उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाना है। लोकसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत शांति और हिंसा खत्म करने के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और इसके व्यापक वैश्विक असर के संदर्भ में भारत ने फिर दोहराया है कि उसने अपना पक्ष चुन लिया है और वह पक्ष है शांति का और हिंसा समाप्त करने का। लोकसभा में यूक्रेन पर बहस का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के शहर बूचा में रूसी सैनिकों की तरफ से किए गए नरसंहार की कड़ी निंदा की और इसे काफ़ी कष्टकारक बताते हुए घटना की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए आज की आवश्यकता बताया। यूक्रेन में जारी संकट के स्पष्ट संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति ने फिर से सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में सिंह ने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और भारतीय सशस्त्र बलों के उभरती परिस्थितियों का जवाब देने में सक्षम होने पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक उपलब्धि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को तीसरी सूची जारी करेंगे, जिसमें वे प्रमुख उपकरण व प्रणालियों के नाम शामिल होंगे जिनका दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से स्वदेशीकरण कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार तीसरी सूची में लगभग 100 उपकरण और प्रणालियां होंगी जिन्हें जल्द से जल्द पूरी तरह स्वदेशी तरीके से बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहली सूची 101 वस्तुओं की और दूसरी सूची 108 वस्तुओं की है, जो क्रमशः 21 अगस्त 2020 और 31 मई 2021 को जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमेजन फ्यूचर ग्रुप को दिया सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र SIAC में जाने का आदेश। मामला है, अगस्त 2020 में किशोर बियानी नियंत्रित फ्यूचर ग्रुप ने खुदरा समेत अपना अधिकांश कारोबार करीब 24,500 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल के हाथों बेचने संबंधी करार किया था। अमेजन ने सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में इस सौदे का यह कहते हुए विरोध किया कि उसने 1 वर्ष पहले फ्यूचर ग्रुप में जो निवेश किया था उसकी शर्तों के अनुसार फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ यह सौदा नहीं कर सकता। सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र ने इस मामले में अमेजन की दलीलों को उचित बताते हुए उसके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल में प्रस्तावित विलय मामले की सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इस मामले के दोनों पक्षकारों फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेरिकी रिटेल दिग्गज अमेजन इंक ने मामले की SIAC में सुनवाई पर अपनी सहमति दी थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और न्यायाधीशों कृष्ण मुरारी व हिमा कोहली की पीठ ने
बुधवार को मामले की सुनवाई SIAC में फिर से शुरू करने का आदेश दिया। पीठ के अनुसार इस मामले में अब SIAC उचित निर्णय सुनाएगा। अब खबर बिहार से। बालू के अवैध कारोबार को देखते हुए उस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रदेश में सरकार की सख्ती के बाद भी बालू के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाना चिंताजनक है। इससे बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति होने के साथ ही राज्य में संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। देखा जाए तो यह शासन व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने है। मिली भगत के सहारे रात के अंधेरे में चलने वाले करोड़ों रुपए की इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए यदाकदा छापेमारी की मात्र खानापूर्ति की जगह कठोर व प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। वैसे खनन एवं भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष टीम गठित की है। कई जिलों में अभियान चल रहा है। इसमें कुछ बालू माफिया पकड़े भी गए हैं। उनकी संपत्ति जब्त करने के साथ उन लोगों को भी जांच के दायरे में लिया गया है जिन पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप है। सरकार के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई जारी है, लेकिन जब तक व्यापक और निर्णायक स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस अवैध कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त करना कठिन बना रहेगा। नीदरलैंड के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम में भारत नीदरलैंड्स की शांति व सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता। 34 साल के बाद नीदरलैंड्स के राजा ने राष्ट्रपति के सम्मान में दिया शाही भोज। नीदरलैंड के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत और नीदरलैंड्स को लोकतांत्रिक और आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बहुआयामी समाधानों को लेकर दोनों देशों की सोच समान है। दोनों ही देश शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक साझेदार हैं। राष्ट्रपति कोविंद विगत सोमवार को तुर्कमेनिस्तान से एम्स्टर्डम की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। अब से 34 साल पहले वर्ष 1988 में राष्ट्रपति R वेंकटरमन नीदरलैंड्स के दौरे पर गए थे। उसके बाद अब जाकर राष्ट्रपति कोविंद वहां गए हैं। इस यात्रा के दौरान वह वहां के वरिष्ठ नेतृत्व से बातचीत करेंगे। अब बात खेल के मैदान से। IPL में पैट कमिंस ने आते ही मचाया हाहाकार। KKR 5 विकेट से जीती। पैट कमिंस ने जड़ा सबसे तेज 50। मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलकर लौटे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस ने आते ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुधवार को पुणे में हाहाकार मचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सत्र का पहला मैच खेलते उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट लिए। उनके आखिरी ओवर में कैरिबियन ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने 5 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए। इस कारण मुंबई इंडियंस KKR को 162 रनों का लक्ष्य देने में सफल रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कमिंस ने सिर्फ 15 गेंदों पर 56 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों का चूरमा बना दिया। अब खबर अनुसंधान से। अनुसंधान में एक बात सामने आई है कि अमीर व्यक्ति भावनात्मक तौर पर होते हैं ज़्यादा स्थिर व बहिर्मुखी। एक ताज़ा शोध में पाया गया है कि अमीर लोग ज़्यादा जोखिम लेने में सक्षम होने के साथ ही भावनात्मक रूप से भी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक दृढ़, खुले, बहुमुखी होते हैं। यह शोध ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के लिए 2019 में जर्मनी के 2000 से अधिक अमीर लोगों की व्यक्तिगत खासियतों का विश्लेषण करने के लिए डाटा जुटाए गए थे। शोधकर्ता कार्स्टन श्रोडर ने बताया कि पाया गया है कि जो लोग खुद के बूते अमीर बने उनमें ये गुण ज़्यादा पाए गए, जबकि जिन्हें विरासत में समृद्धि मिली उनमें तुलनात्मक रूप से ये गुण कम थे। यह भी पाया गया कि जिन लोगों में जितना अधिक धन था उसी के अनुरूप उसमें ऐसे व्यक्तिगत गुण थे। बाकी लोगों में यह प्रोफाइल एक कमज़ोर रूप में उन व्यक्तियों में पाया जा सकता है जिन्होंने अपने प्रयासों के जरिए अपना काम तो किया लेकिन अमीर नहीं बन पाए हैं, हालांकि वे खुद के दम पर समृद्ध होने का जज्बा रखते हैं। शोध के लेखक होसांग कोनिग ने बताया कि हमारे अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत धन कमाने का एक प्रासंगिक कारक है। आज के सवालों पर डालते हैं नज़र। शुरुआत करते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर माचिस की बिक्री की शुरुआत कब और कहां हुई थी? इसका उत्तर है 1827 में आज ही ब्रिटेन में पहली बार माचिस की बिक्री शुरू हुई थी। माचिस का आविष्कार रसायन शास्त्री जॉन बाकर ने 27 नवंबर 1826 को किया था। एक बंदूक के लिए बारूद बनाते समय संयोगवश माचिस बनाने का विचार आया था। दूसरी खबर, इंटरनेट की शुरुआत कब और कहां हुई थी? इसका उत्तर
1969 में आज ही अमेरिकी सेना के एक प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इसे इंटरनेट का जन्मदिन भी कहते हैं। अमेरिकी सेना ने युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था, जिसे बाद में इंटरनेट के रूप में विकसित किया गया। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। हरि ओम।